नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स से होगा और ये करंट अफेयर्स यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए होंगे और जितने भी और भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए भी होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए करंट अफेयर्स से। दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 22 आधिकारिक भाषाओं को जोड़ा गया है हमारे संविधान में। पहला हमारा ऑप्शन है आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 289 टू आर्टिकल 351। तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 351। चौथा ऑप्शन हमारा है आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 251। इसका आंसर दोस्तों होगा पहला, आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351। पहला आंसर इसका होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल दोस्तों कहता है, व्हिच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडेड मणिपुरी नेपाली कोंकणी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। संविधान की किस जो हमारा संविधान है उसमें कौन सा अमेंडमेंट करके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज को जोड़ा गया था, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज में। पहला है ऑप्शन हमारा 71 अमेंडमेंट, दूसरा है 82nd अमेंडमेंट, तीसरा है 21st अमेंडमेंट, चौथा है 101 अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट। इसका आंसर दोस्तों होगा पहला ऑप्शन होगा इसका 71st अमेंडमेंट। इसका ऑप्शन होगा 71st अमेंडमेंट। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों कहता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ फाउंडेड डैश ईयर, व्हिच ईयर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है, यूके की एनजीओ है, तो इसको कब, इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसको अवार्ड कब मिला था, नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 1861, 1947 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। दूसरा ऑप्शन है 1761, 1900 में नोबेल प्राइज मिला था। 1961, 1977। चौथा ऑप्शन है 1951, 1977। दोस्तों, इसका आपका आंसर इसका होगा 1961 इसमें यह स्थापित हुआ था और 1961 में स्थापित हुआ था और 1977 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन होगा सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं चौथे अपने सवाल की तरफ। चौथे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड व्हिच ईयर। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 8 सितंबर, 8 मई। दोस्तों, इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर। जैसे हमारे देश में मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल है, टॉप 3 आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्री बाय स्टॉकहोम रिसर्च इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री के द्वारा जो डेटा दिया जाता है, रिसर्च डेटा दिया जाता है कि सबसे जो टॉप 3 कंट्री है आर्म एक्सपोर्ट का, जो हथियारों का सप्लायर है, कौन से टॉप 3 कंट्री है। सिप्री के द्वारा यह डेटा दिया जाता है। यूएस ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन देख लीजिए, यूएस 36%, रसिया 21%, फ्रांस 7.9%। ऐसा ही है, रसिया 36%, यूएस 20%, फ्रांस 7.9%। तीसरा ऑप्शन है चाइना 36%, यूएस 21%, फ्रांस 8.9%। चौथा ऑप्शन है रसिया 38%, चाइना 36% एंड फ्रांस 7.9%। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ए, यूएस 36%, रसिया 21%, फ्रांस 7.9%। टॉप 3 कंट्री है जो कि आर्म्स का, जो कि हथियारों का सप्लाई करती है पूरे देश में, हथियारों का जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो बेचती है पूरे देश में, वर्ल्ड में। टॉप 3 कंट्री 36% बेचती है यूएस, अमेरिका। रसिया दूसरे नंबर पे बेचने में आता है, जो हथियारों का सप्लायर है। तीसरा हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है फ्रांस, 7.9% हथियार जो बेचता है। यह डेटा दिया गया हुआ है सिप्री का, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा यह डेटा दिया गया हुआ है। अब दोस्तों, हम अपने छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा जो छठा सवाल है यह विच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेड एमपी एमएलए डिस्क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली व्हेन ही सी कन्विक्टेड बाय कोर्ट। हमारा जो छठा सवाल है दोस्तों कहता है सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश के तहत एमपी और एमएलए जो विधायक होते हैं या जो सांसद होते हैं उनको डिस्क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिना किसी लॉ के, अगर वह कोर्ट के द्वारा किसी केस में जो उनको कन्विक्ट हो जाए, कोई दोषी हो जाते हैं, तो अगर वह दोषी हो जाते हैं, कोर्ट उनको दोषी ठहरा दिया जाता है, अगर उनको सजा नहीं हुआ लेकिन तब तक दोषी ठहरा दिया गया, सजा होने में टाइम है, लेकिन दोषी ठहरा देने के बाद वह डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, मतलब उनका जो पार्लियामेंट का जो सेशन रहेगा अपने आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, कोई लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो ऐसा किस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की थी, कौन से जजमेंट में ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था? लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है बिहार गवर्नमेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है रमेश दलाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है दोस्तों नॉन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका भी आंसर होगा ए, लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, लिली थॉमस एक एडवोकेट है, उन्होंने एक पीआई डाली थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो कोई भी एमपी या एमएलए अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा संविधान या कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा स्पेशल कि उनको हटाया जाए बाद में, ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अपने सदस्यता से जो उनकी एमएलए या एमपी। अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारा दोस्तों कहता है विच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलाउड राइट टू नोट अ वोट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट राइट टू नोट अ वोट का अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसको नोटिस दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसको लागू किया था। किस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था, नोटा का अधिकार दिया था? यह भी 2013 का ही मामला है, 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया था। पहला जो है पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यूआई मतलब यूनियन ऑफ इंडिया सॉरी दोस्त। दूसरा ऑप्शन है बिहार गवर्नमेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका भी पहला जो ऑप्शन होगा, पहला आंसर होगा इसका भी, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यह भी 2013 के केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन से पूछा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसको लागू किया था नोटा को, जिससे किसी को वोट नहीं दिया जाता। नोटा का एक वोट माना था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा था कि नोटा भी एक अधिकार है लोगों का देने का, इसलिए लोग उस पर वोट दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड व्हिच ईयर। जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है किस ईयर में, कौन से साल में इसकी स्थापना हुई थी? दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है कैसी संस्था है जो सिस्मोग्राफ ऐसे वेदर फोरकास्टिंग करती है, जो कि मौसम का विज्ञान करती है, मौसम के बारे में बताती है, या कोई भूकंप आता है उसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में जो पहले से बताती है, मौसम विज्ञान के बारे में सब कुछ बताती है। जितने भी हमारे देश में कुछ भी होता है, और ऐसा नहीं कि भारत के बारे में बताती है, बहुत सारे जो हमारे बगल अगल का अड़ोस पड़ोस कंट्री है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर भी इनकी जो फोरकास्टिंग रहती है, वेदर फोरकास्टिंग और जो अर्थक्वेक से रिलेटेड समस्या है उनको ये बता देती है पहले से। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। सबसे ओल्डेस्ट जो डिपार्टमेंट है वर्ल्ड में यही है। ऐसे 6 रीजनल ऑफिस में से आता है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो फोरकास्टिंग एजेंसी है वर्ल्ड की, उसमें से एक हमारा फोरकास्टिंग एजेंसी भारत की है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट फोरकास्टिंग एजेंसी है जो वेदर फोरकास्टिंग करती है। उसके इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, इसका डी ऑप्शन होगा 1875, डी ऑप्शन होगा इसका। अब दोस्तों फिर से आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। 9वां सवाल हमारा कहता है विच आर्टिकल डिफाइन राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि हमको अधिकार देता है जो हमारा प्रोटेस्ट हम पीसफुली शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं? आर्टिकल 91, 19(1), आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(b), आर्टिकल 19। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 19(b), इसका आंसर होगा दोस्तों सी। अब इसका आंसर होगा सी,
19B हमको अधिकार देता है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, हम कहीं पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल की तरफ। सॉरी दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है व्हिच आर्टिकल गिव पावर टू प्रेसिडेंट अपॉइंट CAG ऑफ इंडिया। संविधान किस अनुच्छेद के तहत जो प्रेसिडेंट को अधिकार देता है कि आप कंटेम्पोररी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि CAG होती है, जो कि करप्शन को जांच करती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर करप्शन हो रहा है तो उसको जांच करने का जिम्मा इसी संस्था को होती है। तो इसको अपॉइंट करने का, जो इसका चेयरमैन होता है, इसको अपॉइंट करने का इसका जिम्मा किसको होता है, और जो प्रेसिडेंट को होता है, सॉरी, और प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत होता है, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। आर्टिकल 251, आर्टिकल 148, आर्टिकल 241, आर्टिकल 368। दोस्तों इसका आंसर आपका होगा आर्टिकल 148, बी ऑप्शन इसका होगा आर्टिकल 148। जो हमारे राष्ट्रपति है उनको ये अधिकार रहता है कि CAG के वह अपॉइंट कर सकते हैं। CAG को जो चेयरपर्सन होते हैं उसको अपॉइंट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर कोई आपका कमेंट होगा, कोई सुझाव होगा तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।